स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए थर्ड ईयर की और एमए प्रीवियस की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हम यहाँ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने अरस्तू की नागरिकता संबंधी विचार और अरस्तू की दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन किया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, संविधानों का जो वर्गीकरण है इसका अध्ययन करने से पहले, आज इसकी शुरुआत करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण उसके द्वारा क्यों दिया गया था। जब आपने अरस्तू का सामान्य परिचय जाना था तब वहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि अरस्तू ने 158 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया था, 158। और एक एक संविधान का अध्ययन करके, एक एक संविधान का बारीकी से, गहराई से अध्ययन करके उसने निष्कर्ष निकाला था कि जितने भी संविधान होते हैं उनको हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उसने ऐसी शासन प्रणाली की रूपरेखा तैयार की थी जो कि स्थिर रहने के लिए सक्षम हो। क्योंकि उस समय की जो शासन प्रणाली थी उसमें क्या समस्या थी? अस्थिरता का होना। तो इस अस्थिरता की समस्या से प्लेटो भी चिंतित था और अरस्तू भी चिंतित था। तो इतने देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके आधार पे उसने अपना वर्गीकरण दिया। तो उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि राजनीतिक अस्थिरता पहली बात तो है क्यों, और अगर है तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अरस्तू ने संविधान के लिए एक यूनानी शब्द का प्रयोग किया है, पॉलिटिया, और इसका अंग्रेजी में रूपांतरण होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि अरस्तू ने जो अपने शब्द का प्रयोग किया था पॉलिटिया का, उसका बहुत व्यापक अर्थ होता है, ब्रॉड सेंस। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अरस्तू के अनुसार संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है। और ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो जितनी भी जो डेफिनेशंस हैं, आगे आगे हम जैसे क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, या हमने नागरिकता की चर्चा की, हमने दास्ता की चर्चा की, या अरस्तू की स्टडी का मेथड क्या था, प्लेटो का क्या था। तो ये सब एक छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप याद करते जाइए। 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स खींचने का बहुत अच्छा सोर्स है। तो देखिए, यहाँ पे भी क्या है कि जो संविधान की परिभाषा है अरस्तू ने किस प्रकार से दी है। अरस्तू कहता है कि संविधान जो है वो क्या है? राज्य के पदों का संगठन है। संविधान में परिवर्तन होगा तो उससे क्या होता है? राज्य में भी परिवर्तन आ जाता है, और संविधान के द्वारा शासन शक्ति का निर्धारण किया जाता है। तो ये अरस्तू के द्वारा संविधान की परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो हमने ये जान लिया कि भाई अरस्तू के द्वारा किन परिस्थितियों में ये परिभाषा जो है, ये जो वर्गीकरण है प्रस्तुत किया गया था, इसकी क्या परिभाषा अरस्तू के अकॉर्डिंग है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो अरस्तू ने जो अपना वर्गीकरण दिया है उसके 2 आधार हैं। एक तो है संख्या के आधार पर, यानी कि नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे। और एक है लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पस के आधार पे। ठीक है, तो संख्या के आधार पर 3 प्रकार से: एक व्यक्तियों का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, या बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। और लक्ष्य के आधार पे कि जो शासन किया जाएगा वो किसके हित के लिए किया जाएगा? सार्वजनिक हित के लिए, यानी कि जनता के हित के लिए, या स्वहित के लिए। तो ऑफ कोर्स इसमें से दोनों में से अच्छा कौन सा है? जो सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा, जो जनता के हित के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से उसने अपना वर्गीकरण जो है वो 2 आधारों पर किया है। ये देखिए, ये चार्ट है वर्गीकरण का, और आप इसमें देख रहे हैं कि 2 आधार हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखें स्क्रीन पर, तो पहला जो आधार है वो है संख्या, और जो दूसरा आधार है वो है नैतिक आधार, यानी कि
स्वयं का हित या सार्वजनिक हित। अब प्रथम आधार के नीचे आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या उसने 3 प्रकार माने हैं। एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और अनेक व्यक्तियों का शासन। फिर हम बढ़ते हैं द्वितीय आधार की तरफ। द्वितीय आधार जो है उसमें ऑफकोर्स सत्ता के संचालन का उद्देश्य क्या होगा, सार्वजनिक हित होगा या स्वहित होगा। इसी बेसिस पे उसने 2 रूप माने हैं, स्वाभाविक रूप एंड विकृत रूप। तो देखिए, स्वाभाविक रूप यानी कि सार्वजनिक हित के लिए अगर शासन किया जाए, और जो विकृत रूप है यानी कि स्वयं के हित के लिए, स्वयं के फायदे के लिए, खुद की भले के लिए शासन किया जाए। तो इस हिसाब से उसने क्या किया है कि जो संविधान है उसमें 2 फॉर्म बँट गई। जैसे पहले पॉइंट को हम लेते हैं, एक व्यक्ति का शासन है, अगर वो सार्वजनिक हित के लिए करता है तो वो कहलाएगा राजतंत्र। और अगर वो खुद के हित के लिए, खुद के फायदे के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है तो वो कहलाएगा निरंकुश शासन। इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों का शासन अगर हो, वो कुछ व्यक्ति कितने भी हो सकते हैं, उन कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगर शासन किया जाता है और अगर वो सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो वो कहलाएगा कुलीन तंत्र। और अगर वो स्वयं के हित के लिए करेंगे, स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए करेंगे तो वो कहलाएगा अल्पतंत्र। इसी प्रकार से थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, अनेक व्यक्तियों का शासन, सार्वजनिक हित तो संयत प्रजातंत्र यानी कि पॉलिटी। और अगर स्वयं का हित, उसका जो भ्रष्ट रूप है, विकृत रूप है, वो क्या कहलाएगा, अतिवादी लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो आप इसमें डेमोक्रेसी में वर्तमान का जो अर्थ है वो उसे उसमें मिक्स मत कीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अरस्तू के नज़रिए से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये चार्ट है जो कि अरस्तू के द्वारा संविधानों का वर्गीकरण इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए, संख्या के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर इसने 2 प्रकार से संविधान जो है उनको बांट दिया है। अब ये जो संविधान है इसमें क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है। ये देखिए इस प्रकार से जो शासन प्रणाली अभी हमने चर्चा की, कितनी प्रकार हो गए, टोटल कितने प्रकार हो गए, ओवरऑल 6 प्रकार। एक सामान्य रूप और एक विकृत रूप। इस हिसाब से टोटल कितने प्रकार हुए, 6 प्रकार हुए। तो इन 6 प्रकारों को हमने एक चक्र के फॉर्म में इनको ये इस प्रकार से में परिवर्तन आएगा, जैसे कि राजतंत्र से निरंकुश तंत्र की तरफ, फिर उसके बाद कुलीन तंत्र, फिर उसके बाद गुटतंत्र, फिर उसके बाद में पॉलिटी, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी, और फिर दोबारा उसके बाद में राजतंत्र यानी कि मोनार्की। ये क्या हुआ, एक के बाद परिवर्तन आना, और उसके बाद दोबारा फिर से मोनार्की, राजतंत्र। ये किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अरस्तु ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, वर्गीकरण दिया, तो उसने कहा कि देखिए, जब राजतंत्र में क्या होगा, कितने व्यक्तियों का शासन होगा, एक व्यक्ति का। राजा तो एक ही होता है। तो जब एक व्यक्ति का शासन हो रहा है और वो किसके हित में शासन कर रहा है, जनता के हित में, तो उसे कहेंगे हम राजतंत्र। तो वैसे तो ये क्या है, सबसे उत्तम है। लेकिन मान लीजिए नियंत्रण नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त होने लगा, स्वयं की पूर्ति के लिए शासन किया जाने लगा, तो यह जो राजतंत्र है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, निरंकुश तंत्र में, नृशंस तंत्र में। ठीक है, टायरनी, यह आ जाएगा सेकंड फॉर्म। अब उसके बाद में, अब इसमें नृशंस तंत्र में, निरंकुश तंत्र में क्या होता है, निरंकुश तंत्र जब अस्तित्व में आता है तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए एक जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अपने फ़ायदे के लिए शासन करेगा। तो ऐसा जो शासन है वो ज़्यादा समय तक तो टिक नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसके खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया जाएगा। तो जब शासक भ्रष्ट हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि इसके खिलाफ विद्रोह किया जाएगा, और जो विद्रोह किया जाएगा तो इसके स्थान पर तीसरे तंत्र की स्थापना हो जाएगी, और वो है कुलीन तंत्र।
कुलीन तंत्र जिसमें कि कुछ व्यक्तियों का शासन हो, और वो किसके लिए करें शासन? सार्वजनिक हित के लिए। तो इस प्रकार से कुलीन तंत्र की स्थापना होती है। तीसरे नंबर की तरफ जब आप देखेंगे, ठीक है, अब देखिए जो कुछ व्यक्ति हैं, ये कुलीन तंत्र जो है ये वंशानुगत भी हो सकता है और ये एज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, आयु के अनुसार भी हो सकता है। तो अरस्तु ने जो अपने आदर्श राज्य में जो कुलीन तंत्र अपनाया था वो आयु पर आधारित अपनाया था। ठीक है, यानी कि जो एक मैच्योर जो लोग होंगे, जो प्रौढ़ व्यक्ति होंगे, उनको शासन संचालन का अधिकार दे दिया। तो इस प्रकार से ये है कुलीन तंत्र। लेकिन देखिए कोई भी शासन प्रणाली जो है वो स्थायी नहीं है, इसमें भी चेंज आएगा। अब जब इसमें चेंज आएगा तो ये दूषित होकर के किसमें परिवर्तित होगा? चौथी फॉर्म में, जो कि है धनिक तंत्र या गुट तंत्र भी कहते हैं इसे। तो चौथी फॉर्म जो है शासन की वो आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो धनी व्यक्ति हैं वो कानून की तो करेंगे अवहेलना और अपने हित के लिए शासन करेंगे। यानी कि एक तरीके से क्या है, ये विकृत रूप है कुलीन तंत्र का। भ्रष्टाचार का सहारा लेंगे, जनता जो है वो अपनी स्वतंत्रता खो देगी। तो इस प्रकार से ये होता है धनिक तंत्र। अब जब एक सीमा तक तो जनता इसे सहन कर लेगी, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर से क्रांति होगी। फिर क्रांति होने के बाद में जो शासन प्रणाली स्थापित होगी वो है पॉलिटी। पॉलिटी किस प्रकार से कि देखिए संपूर्ण जनता अपनी इच्छा से कानून के अनुसार शासन का संचालन करती है इसमें, तो ये कहलाएगी पॉलिटी। अब अरस्तु कहता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब निर्धनों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो संयत प्रजातंत्र है, जो पॉलिटी है, ये दूषित हो जाता है और दूषित होकर के किसमें बदल जाता है? डेमोक्रेसी में। यानी वो कहता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है उसके लिए कि केवल निर्धनों के हित के लिए शासन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे कानून के अनुसार शासन का संचालन नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो ये बदल जाता है इस प्रकार से। तो ये पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में बदल जाती है। फिर रुकना तो डेमोक्रेसी में भी नहीं है, यानी कि डेमोक्रेसी भी आगे जाके किसी न किसी अलग शासन व्यवस्था में परिवर्तित होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा दिन तक तो ये भी नहीं टिक सकता। तो कोई व्यक्ति जो है, कोई समझदार विवेकी व्यक्ति, वो पुनः इसे हटा करके पुनः राजतंत्र स्थापित कर देता है। और इस प्रकार से परिवर्तन का जो ये जो ट्रेंड है ये चलता रहता है। फिर से वही राजतंत्र, फिर से निरंकुश तंत्र, फिर उसके बाद कुलीन तंत्र, फिर गुट तंत्र, फिर उसके बाद बहुतंत्र, फिर उसके बाद लोकतंत्र, फिर से उसके बाद राजतंत्र। ये इस प्रकार से ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। जैसे मौसम होता है वो स्वाभाविक रूप से बदलता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि राज्यों में भी परिवर्तन चक्र जो है ये चलता रहता है एक निश्चित क्रम में। अब देखिए ये जो अरस्तु के द्वारा जो शासन प्रणाली दी गई है तो इसकी भी आलोचना की गई है। जैसे कि कहा गया है कि अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में राज्य में सरकार में कोई अंतर नहीं किया है, और इसे हम संविधानों का वर्गीकरण नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, तो राज्यों का वर्गीकरण है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि आपने शासन व्यवस्था का एक प्रकार पढ़ा, जैसे कि हमने लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहा है, तो अरस्तु तो उसे क्या बता रहा है, कौन से वाले फॉर्म में रख रहा है? विकृत रूप में। ठीक है, तो वो तो इसे भ्रष्ट शासन व्यवस्था कहता है। और जबकि वर्तमान में देखा जाए तो अधिकतर देशों में क्या यही प्रणाली लागू है। वर्तमान में डेमोक्रेसी जो है उसे ही सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आलोचना में कही गई हैं। लेकिन जब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो अरस्तु ने ही सबसे पहले संविधानों का वर्गीकरण दिया था। और अरस्तु के द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उसके पीछे का कारण हम पढ़ चुके हैं कि उस समय तत्कालीन जो नगर राज्य थे उनमें क्या था, शासन प्रणाली में अस्थिरता विद्यमान थी। तो उस अस्थिरता को दूर करने के लिए उसने अपना प्रयास किया था वर्गीकरण के माध्यम से। तो ये भी इसका अपना एक महत्व है। तो आज जो टॉपिक हमने पढ़ा वो है
अरस्तू के द्वारा दिया गया संविधानों का वर्गीकरण। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।